हेलो, दिस इज मतीन रतन, you're watching our YouTube channel and the tutorial। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डेथ से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। डेथ से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बहुत कम एग्जाम में आएंगे, एक ही बार आई है। हमने 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सबका पेपर देखा, 25 का नहीं देख पाया। तो हमने ये देखा कि 2020 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत हमने खोजा तब जाके मिला। 2020 में क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन जो होता है डेथ का जब आता है तो उसमें वो बैलेंस शीट करके एडजस्टमेंट करके उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज नहीं आती है। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है विदाउट बैलेंस शीट था, क्योंकि बैलेंस शीट से रिलेटेड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के साथ तो एडमिशन और रिटायरमेंट से आ जाता है अगर आना होगा तो। और रिटायरमेंट की जैसा जर्नल एंट्री होती है बैलेंस शीट वाली, जो हम लोगों ने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सेम वैसे ही डेथ की भी होगी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ पाएंगे। इस वजह से इस फॉर्मेट में दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ था यार, फुकरान, तन्मय, बरकत नाम के 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 3:2:1। कौन मर जाता है? तो तन्मय मर जाता है। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्लोज करती है बुक 31 मार्च में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च में बुक क्लोज हो रही है। ओके, ठीक है। तन्मय मरता है, कब मरता है? 31 जुलाई को। हिज एग्जीक्यूटर वाज एंटाइटल्ड टू, उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलता है फिर हम लोग को बताना है। तो यहाँ तन्मय मर गया, ये देख लीजिए। कब मरा ये देख लीजिए। बुक कब क्लोज होती है ये देख लीजिए। और उसका हिस्सा कितना है? 3, 2, 5, 1, 6, 2/6। उसका हिस्सा है 2/6। ओके, तो उसको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है कैपिटल, उसको मिलती है उसकी कैपिटल 8 लाख। बट ये जो कैपिटल होती है उसकी एंट्री नहीं की जाती, इसलिए हमने यहाँ पे नो लिख दिया है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल which was valued for the firm at rupees 96,000, उसको मिलता है गुडविल में हिस्सा। अब फर्म की गुडविल कितनी थी? 96,000। इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट सेम वैसे ही होगा जैसे रिटायरमेंट में हुआ था। तो 96,000 में उसका हिस्सा कितना? उसका हिस्सा 2/6। हम लोग इसको कर देंगे डिवाइड, 6 1 जा 6 और ये हमारा बचा 3 6 जा 36। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा हमारा 32,000। 32,000 आ रहा है गुडविल में उसका हिस्सा। 32,000 मिल जाएगा किसको? तन्मय को। मैंने बताया गुडविल की एंट्री सेम होगी। डेथ और रिटायरमेंट एज इट इज है, इसलिए इसको नहीं भी पढ़ते तो भी चलता, बट हमने ले लिया, एक ही क्वेश्चन लेना था हमें। तो 32,000 हमने इसको क्रेडिट कर दिया। हमने बताया था रिटायरमेंट में कि जो रिटायर्ड हो रहा है पार्टनर या जो मर रहा है, दोनों सेम ही है, दोनों जा रहे हैं तो लोग क्रेडिट होंगे और जो बंदे रिमेनिंग है वो डेबिट होंगे। अगर नया रेशियो दिया होगा तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे, अदरवाइज पुराने रेशियो में ही बांट देंगे। और पुराना रेशियो क्या है हमारा? इन दोनों का पुराना रेशियो 3:1। तो 32,000 को 3:1 में बांट देंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड करके इंटू 3 जो 1 करेंगे। 4 8 32,000, 8 3 24,000 एंड 8 1 8,000। तो यहाँ लिख देंगे 24,000 फुकरन दे रहा है इसको, फुरकन सॉरी, एंड 8,000 दे रहा है बरकत। दोनों पार्टनर दे रहे हैं किस रेशियो में? अपने पुराने रेशियो में। एक्चुअली में पुराने ही इनका गेनिंग रेशियो बन गया है। इसको 3 का फायदा होगा इसके जाने से और इसको 1 हिस्से का फायदा होगा। अगर नया दिया होता तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालते, जैसा रिटायरमेंट में करते हैं सेम वैसे करते हैं। अब इसमें नया क्या है? इसमें नया एक ये पॉइंट आ जाता है, दिस इज द न्यू पॉइंट, एंड ये जरूर आता है, ये आपको बनना चाहिए इसका कैलकुलेशन, क्योंकि बेचारा तन्मय भरी जवानी में मर गया। तो कब मर गया वो? 31 जुलाई। मरने का टाइम रहता है, बस बरसात आने वाली थी फिर मरता, कोई बात नहीं। 31 जुलाई में मर गया वो, तो अकाउंट क्लोज होता है मार्च में और 31 जुलाई में वो मर गया। उसका एग्जीक्यूटर है, उसकी वाइफ आई कि मेरा पति मर गया, उसका जो जो पैसा होता है मुझे दे दो। हमने बोला क्या क्या पैसा होता है? उसने बोला उसकी कैपिटल का अमाउंट मुझे दे दो 8 लाख। मैंने बोला ठीक है ले लो। उसने बोला गुडविल में उसका हिस्सा कितना होता है? मैंने बोला 32,000। उसने बोला ले लो। हमने ये सब उसको दे दिया। वो बोली और प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा हुआ वो दे दो। हमने बोला वेट, प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है वो लास्ट में निकाला जाता है, जाहिल औरत। हम बीच में कैसे निकाल देंगे? हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट कितना आने वाला है? वो बोली भाई 3 महीना वो काम किया है, 3 महीना काम किया, अभी हमको नहीं पता प्रॉफिट क्या है। उसने बोला रुको मैं बताती हूँ। ठीक है बताओ, तुमको आता है तो उसने बोला ऐसा करो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बोला कि जो 3 महीने उसने काम किया ना, उसमें जो प्रॉफिट उसका बनता है वो कितना होगा सुन लो। It will be calculated, which was calculated on the basis of average profit. Average profit के हिसाब से निकाल लो। हर साल जो तुमको प्रॉफिट होता था समझ लो इस साल भी वही प्रॉफिट होने वाला है। तो बोला गया
कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाल लो। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, ओके, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कर लो और समझ लो कि इस साल भी प्रॉफिट उतना ही आने वाला है। मैंने बोला ओके, एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 साल का, ये क्वेश्चन में दिए रहेगा। तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 78,000। अच्छा, कुछ लोग इसमें डिवाइडेड बाय 3 करके इसका एवरेज निकालेंगे। नहीं भाई, ऑलरेडी ये 78,000 एवरेज प्रॉफिट ही है 3 साल का। कभी कभी 3 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, तीनों को जोड़ोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे। कभी कभी ये भी बोल सकते हैं पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। जो जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा वैसा आपको कर देना। तो 78,000 पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है। तो क्या ये 78,000 उठा के तन्मय को दे दे? नहीं, इसमें तन्मय का हिस्सा कितना है? 2/6। तो ये कर दे तो तन्मय को मिल जाएगा क्या? नहीं, उसने कितना दिन काम किया? 3 महीने ही काम किया है। उसने काम किया अप्रैल, मई, जून, अच्छा जुलाई पे भी काम किया, 4 महीने काम किया उसने। 4/12। तो हमने बोला ठीक है तन्मय, 4 महीने तुमने काम किया है, ले लो अपना 4 महीने का। इसमें जो है तुम्हारा 4 1 4, 4 3 12, और यहाँ पे हो जाएगा कितना तुम्हारा तो तन्मय का हिस्सा हम लोग निकाल लेंगे। तन्मय का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 1 4, 4 3 12, और ये हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9 हो गया। मैं 3 से इसको काट देता हूँ, 7 8 15, 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 1 और 8, 3 6 18, तो गया 26,000 डिवाइडेड बाय 3। 26,000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 3 1 3, हो जाएगा मेरा 3 8 24, 2 और 0, ये हो जाएगा मेरा 3 6 18, हो जाएगा 2 और 0, फिर 3 6 18। मैं कहां तक जा चुका था? यहां तक कर चुका था मैंने, फिर ये 0 उतारा था, फिर एक 0 उतारूंगा, ये 8,666.66 आते जाएगा। तो मैं इसे लिख लूंगा 8,667 लिख सकता हूं मैं। तो फिर से देख लो यार, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा क्या लिखा रहेगा, वो सेल्स भी हो सकता है। पीएनएल सस्पेंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम यहाँ जर्नल एंट्री बता रहे हैं बस। तो जर्नल एंट्री के लिए जो पीएनएल सस्पेंस आप निकाल लोगे, आपने क्या लिखा? एवरेज प्रॉफिट के ऊपर निकालना था, फिर हमने उसका हिस्सा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने उसकी टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, कितना टाइम उसने काम किया था। तो यहाँ पे आ जाता है कितना? 8,667, 8,667 ये लिख देते हैं हम लोग। यहां तक कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। इतने लोग हम कंप्लीट करके लिख देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद इसकी जर्नल एंट्री क्या है मैंने बताई नहीं अभी तक। इसकी जर्नल एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तन्मय's कैपिटल अकाउंट। तन्मय को जो जो मिलने वाला है तन्मय उसके लिए क्रेडिट हो जाएगा। पहले उसको क्या मिला? इन दोनों ने मिलकर गुडविल दिया। फिर इसको क्या दे रहे हैं? पीएनएल में हिस्सा। लेकिन पीएनएल अभी तो निकला नहीं है। पीएनएल निकलेगा कब? पीएनएल निकलेगा फ्यूचर में। तो अभी जो है पीएनएल, उसको बोल देते हैं पीएनएल सस्पेंस। बीच में जब पीएनएल निकाल के देते हैं तो उसको बोलते हैं पीएनएल सस्पेंस टू तन्मय's कैपिटल अकाउंट। अब हम देख लेंगे तन्मय को मिल कितना पैसा रहा है। तो जैसा हम लोगों ने पिछले बार कैलकुलेशन किया था, उसको कैपिटल में हिस्सा मिल रहा है, उसको गुडविल में हिस्सा मिल रहा है, और उसको पीएनएल सस्पेंस में हिस्सा मिल रहा है। रिटायरमेंट में तो हमने देखा था जनरल रिजर्व में हिस्सा मिल रहा था, बहुत सारा हिस्सा मिल रहा था, सब जोड़ा था। यहाँ पे बस 3 ही चीज है। 4 नंबर तक में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल का 8 लाख है, उसके बाद गुडविल का कितना है? 8,667 है। सॉरी, गुडविल का इतना नहीं था, ये पीएनएल सस्पेंस का था 8,667, और आपका गुडविल का कितना था? गुडविल का था 32,000। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,40,000, 8,40,667। ये किसको दे देंगे? ये दे देंगे उसके एग्जीक्यूटर को। तन्मय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तन्मय's एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैपिटल डेबिट हो जाएगी, एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो जाएगा जब सारा पैसा उसको दे देंगे। रिटायरमेंट में हम लोगों ने किया था तन्मय कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे तो तन्मय रह नहीं गया, तो उसकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट, और सारा पैसा किसको चल जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर को। 8,40,667।
8,40,667। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखा हुआ था क्वेश्चन में एक चीज और, तन्मय का जो एग्जीक्यूटर है मतलब उसकी वाइफ बेचारी बोली पैसा दे भी दो भैया। तो हमने बोला पैसा तो है नहीं हमारे पास, हम आपको सिर्फ 95,000 रुपए दे सकते हैं अभी, सिर्फ 95,000। तो हमने 95,000 उसको दे दिया। पे करने की एंट्री होगी तन्मय एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमारे पास से पैसा जा रहा है और एग्जीक्यूटर को पैसा मिल रहा है। तन्मय एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर से मैं बता दूं, ये गुडविल की एंट्री थी, आपको समझ में आ गई होगी। जो भी गुडविल पे करते हैं वो डेबिट होते हैं, जिसको मिलती है वो क्रेडिट होता है। ये पीएनएल सस्पेंस एक नई एंट्री थी, देख लो भाई। पीएनएल सस्पेंस, जब बीच में प्रॉफिट निकाला जाता है उसको पीएनएल सस्पेंस बोलते हैं। इससे तन्मय का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये पैसा उसको मिल रहा है, जो 3 महीने उसने काम किया था उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा। फिर तन्मय को पूरा सब कुछ जोड़ने के बाद जितना पैसा मिल रहा है उसके लिए एंट्री होती है तन्मय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तन्मय एग्जीक्यूटर। कैपिटल डेबिट हो जाती है और एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो जाता है। अब एग्जीक्यूटर को हमने पैसा दिया नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी है पे करना, बट ये लायबिलिटी खत्म हो गई। फिर तन्मय के एग्जीक्यूटर को जितना पैसा देते जाएंगे उतने से वो डेबिट होते जाएगा टू बैंक। हमने 95,000 का चेक दे दिया। जब हम बाकी का पैसा दे देंगे तो बाकी से भी तन्मय एग्जीक्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इतना हमने कर दिया भाई, गुडविल की एंट्री कर दी। अगर जनरल रिजर्व होता है इसमें सेम वही एंट्री होती जो पहले होती थी, तीनों को बांट देते जनरल रिजर्व। पीएनएल होता सेम वही एंट्री होती जो पहले करते थे, तीनों को बांट देते, पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सेम वैसे ही होता। हाँ, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह आ सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आ जाए, अगर आपको लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, जो जो तन्मय को मिलने वाला है उसके लिए तन्मय हो जाएगा क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तन्मय कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लिया जाने वाला है तो तन्मय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दो भी आ सकते हैं, इजी सा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर बताते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, जहां से पक्का पक्का आने वाला है जर्नल एंट्री, और वह डिसोल्यूशन। इसको डाल लीजिए। ओके, तो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, जहां से जर्नल एंट्री हमेशा आती है। आप 17 का पेपर देखो, 2018 का देखो, 19, 20, 22, 23, 24, मोस्टली जगह पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट से, डिसोल्यूशन नाम के चैप्टर से रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया है, लेकिन मोस्टली इसकी जर्नल एंट्रीज पूछी गई है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन है तो वो ये वाला है। और 2023 एंड 24 में कंटिन्यूअसली रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया, लेकिन किसी ना किसी सेट में ये जर्नल एंट्री भी पूछा जाता है। तो हो सकता है इस बार जर्नल एंट्री पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो इसको हम लोग 3-4 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले एक बेसिक एंट्रीज पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद लोन से रिलेटेड एंट्री, और फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री। ये 3 पढ़ाने के बाद इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे हम लोग साथ ही साथ में, और आपको ये 15 से 20 मिनट में आराम से ये 4 से 6 नंबर देके जाएगा। और पीछे की जर्नल एंट्रीज तो आपको याद ही होंगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसी एंट्रीज होती है। डिसोल्यूशन नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिसोल्यूशन की एंट्रीज क्या होती है? तो डिसोल्यूशन की एंट्रीज जो होती है, सबसे पहले असेट रियलाइज करने की क्या एंट्री होती है। जब असेट रियलाइज होगी, कोई भी असेट बिकेगी, वो स्टॉक हो, डेटर हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कोई भी असेट अगर बिकेगी, असेट रियलाइज की एंट्री होती है। बिकने से कैश आता है आपके पास, जब भी कैश आएगा, कैश बढ़ेगा तो कैश होगा डेबिट। और यहां पर सीधा सीधा मान लिया जाता है जब भी पैसा आ रहा है तो आपको फायदा हो रहा है, और रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया जाता है क्रेडिट। मतलब जब भी असेट बिकेगी तो रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, अब असेट के साथ 2 चीज हो सकती है। देखिए डिसोल्यूशन में क्या होता है, बिजनेस बंद हो रहा होता है तो सारी असेट को बेचते हैं और लायबिलिटी को पे करते हैं। तो असेट को जब बेचेंगे हम लोग तो या तो हमें पैसा मिलेगा, या तो असेट टुक ओवर बाय पार्टनर, असेट कोई पार्टनर उठा के ले जाएगा। आप एक बात बस याद रखना, असेट जब भी रियलाइज्ड होगी या तो बिके या तो कोई पार्टनर ले जाए। रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। अगर पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब कॉमन ये है कि एसेट के रियलाइज होने पर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, कैश में जाएगा तो कैश, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर। अब वो पार्टनर का नाम कुछ भी हो, रमन हो, अमन हो, नमन हो, वो डेबिट हो जाएगा। तो असेट रियलाइज होगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट होगा, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर डेबिट होगा। लायबिलिटी अगर पे करते हैं, लायबिलिटी अगर पे करते हैं तो क्या होगा,
तो लायबिलिटी पे करने पर रियलाइजेशन डेबिट होगा। देखिए असेट रियलाइज पे रियलाइजेशन क्रेडिट होता है और लायबिलिटी पे करने पर रियलाइजेशन डेबिट होता है। लायबिलिटी पे करने को हम लोग एक तरह से लॉस समझ ले रहे हैं, खर्चा समझ ले रहे हैं, और खर्चा लॉस एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, और पैसे मिलने को हम लोग इनकम समझ रहे हैं, और इस वजह से ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो लायबिलिटी अगर फर्म पे करेगी तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर लायबिलिटी पेड बाय अदर पार्टनर, कोई और पार्टनर पे कर देगा तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही, क्योंकि लायबिलिटी पे करने से खर्चा होता है। लेकिन हम पे नहीं कर रहे, फर्म पे नहीं कर रहे, कोई पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन असेट रियलाइज होने पर रियलाइजेशन क्रेडिट, लायबिलिटी पे करने पर रियलाइजेशन डेबिट। कैश में जाएगा तो कैश डेबिट क्रेडिट होगा, अगर पार्टनर पे करेंगे तो पार्टनर डेबिट और क्रेडिट होंगे। इसके बाद अगर कोई असेट और लायबिलिटी आपस में ही एडजस्ट हो जाए, असेट और लायबिलिटी आपस में ही एडजस्ट हो जाए फुल सेटलमेंट में, बाकी कुछ लेना देना नहीं हुआ, एक असेट थी, एक क्रेडिटर था, बोला मेरे को पैसा दो, हमने बोला नहीं हमारे पास, वो मशीनरी उठा के ले गया, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। चलिए पांचों चीजों को हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, कैसे कहां की एंट्री कैसे होगी, कौन सा क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए ये एंट्री सुटेबल रहेगी। जैसा सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, डेटर रियलाइज्ड ऑफ ₹70,000, 70,000 के डेटर रियलाइज्ड हुए, 70,000 के डेटर रियलाइज्ड हुए। असेट रियलाइज्ड हो रही है, क्या कोई पार्टनर ले जा रहा है, नहीं, असेट रियलाइज्ड होगी तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा मिला 70,000। दूसरा लिखा हुआ, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर, स्टॉक एक पार्टनर उठा के ले गया, पार्टनर का नाम मैंने नहीं लिखा है, जैसा क्वेश्चन में जो भी पार्टनर का नाम लिखा होगा आप लिख लेना। अगर स्टॉक को पैसा पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो भी अमाउंट लेके रहेगा वहां पे वो अमाउंट हम उठा के यहां पे लिख देंगे। तीसरा लिखा हुआ, क्रेडिटर्स वर पेड 30,000, क्रेडिटर्स को 30,000 दिया गया, क्रेडिटर्स को 30,000 रुपए दिया गया, लायबिलिटी पेड बाय फर्म पे कर रही, रियलाइजेशन टू कैश 30,000। फिर लिखा, बिल्स पेबल वाज पेड बाय अ पार्टनर, बिल्स पेबल किसने पे किया, बिल्स पेबल एक पार्टनर ने पे किया, पार्टनर पे कर रहा है, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए हम कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है, आपका क्रेडिटर्स वर सेटल्ड अगेंस्ट मशीनरी, एक क्रेडिटर मशीनरी उठा के ले गया, इसके लिए क्या एंट्री होगी, इसके लिए एंट्री होगी ही नहीं। तो हमने यहाँ पे आपको बेसिक एंट्री बता दी यार, असेट रियलाइज्ड होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट कोई पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी अगर पे होगी तो क्या होगा, लायबिलिटी पे होगी तो रियलाइजेशन टू कैश, अगर कोई पार्टनर पे कर देगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर दोनों आपस में सेटल हो जाएंगे असेट और लायबिलिटी फुल सेटलमेंट में, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगली एंट्री पे आते हैं। तो अब आ जाते हैं लोन से रिलेटेड एंट्री में। पहले हम लोगों ने बेसिक एंट्री बता दी, अब लोन से रिलेटेड एंट्री, ये भी एक आध एंट्री आई जाती है एग्जाम में, देख लेते हैं कैसे होता है। लोन से रिलेटेड एंट्री में हम लोग बता रहे हैं आपको पार्टनर्स लोन की एंट्री, पार्टनर्स लोन, क्योंकि सिर्फ लोन जो है वो तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को पे करने की क्या एंट्री होगी तो हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। ये पार्टनर्स लोन है, पार्टनर का लोन, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। पार्टनर्स लोन और लोन में अंतर है, लोन सीधा सीधा लायबिलिटी है, पार्टनर्स लोन की एंट्री ये है। तो देखो मैं बता रहा हूं कैसे एंट्री करना, बहुत सारे केसेस लिख दिए मैंने। अगर पार्टनर्स लोन 50,000 का था और पेमेंट भी हमने 50,000 की, 50,000 का लोन था पार्टनर का और 50,000 की ही पेमेंट की, पार्टनर्स लोन है, ये सिर्फ लोन नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं। तो पार्टनर्स लोन की एंट्री होती है पार्टनर्स लोन टू बैंक, अगर सिर्फ लोन होता तो उसकी एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पार्टनर्स लोन की एंट्री होती है पार्टनर्स लोन टू बैंक के रियलाइजेशन में नहीं जाता है। 50,000 का लोन था, 50,000 पेमेंट की, अब सीधे सीधे लिख दो लोन 50,000 का, पार्टनर्स लोन एक लायबिलिटी है, पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा, इसलिए जब भी एसेट जाएगी तो क्रेडिट होगी। बट इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स लोन, मान लीजिए केस नंबर 2 में लिखा हुआ है था 50,000 का, पेमेंट हमने 52 कर दिया, 2,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया, इंटरेस्ट का पे किया होगा, तो लोन तो भाई 50,000 का था तो 50,000 से ही डेबिट होगा, बट आपने बैंक में कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, 52, क्योंकि आपने 2,000 एक्स्ट्रा दिया है। अब तो डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं होगा,
तो 50,000 का लोन आपने डेबिट किया और क्रेडिट में आप कितना लिख रहे हो 52,000। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जितना भी जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, उसको लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000। तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखना पड़ेगा आपको। पार्टनर्स लोन आपने डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया। देखिए एंट्री सेम ही होती, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे भी पार्टनर्स लोन टू बैंक ही होता, लेकिन अगर कुछ डिफरेंस आ जा रहा है, ये 50 था, ये 52 हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो जहां मैच नहीं हो रहा है वहीं पे आप क्या खोल दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर में आप रियलाइजेशन अकाउंट खोल सकते हो। तीसरे केस में वापस से लिखा आपका 50,000 का लोन था लेकिन 48,000 ही पे किया जा रहा है, तो भाई वापस से यार लोन पे जब भी पार्टनर का पे करते हैं तो पार्टनर्स लोन हो जाता है डेबिट, बैंक से जाएगा 48,000। चूंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहा है इसलिए मैच करने के लिए हम लोग जहां मैच नहीं हो रहा है वहीं पर रियलाइजेशन अकाउंट खोल देंगे बैलेंसिंग फिगर में। तो पार्टनर्स लोन को पे करने की एंट्री होती है पार्टनर्स लोन टू बैंक, और अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो जिस साइड भी कम पड़ रहा है वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट खोल दीजिए। इसके बाद बोल रहा है कि मान लीजिए वो पार्टनर जो है वो, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स लोन जो है हमारा वो असेट उठा के ले जा रहा है, उसको पैसा नहीं दिया, वो कोई असेट उठा के ले गया, 50,000 का लोन था, 50,000 की असेट ले गया। अगर लोन के बदले में वो असेट ले जाएगा तो एंट्री पार्टनर्स लोन टू कैश नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट तो कर ही नहीं रहे हम लोग। अब कोई असेट अगर ले जाएगा तो मतलब असेट रियलाइज ही हो रही है, और असेट रियलाइज की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर इसमें भी ऐसा हो जाए कि 50 के बदले 48,000 वाली असेट ले जाए, या 50 के बदले 52,000 वाली असेट ले जाए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे असेट के वैल्यू से कोई लेना देना मत रखिएगा, सीधे सीधे जो लोन का अमाउंट है उसी से एंट्री कर देना, और एंट्री हर केस में इसमें सेम ही होगी, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट अलग से डिफरेंस के लिए नहीं खोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट खुला हुआ है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लोन के बदले में एसेट ले जाएगा तो कम ज्यादा कुछ भी पड़ रहा से मतलब नहीं है, जितना लोन का अमाउंट था वही पार्टनर्स लोन में लिखो और वही रियलाइजेशन अकाउंट में भी लिख दो, सिंपल है, सही है। लास्ट अभी तक जो भी था पार्टनर्स लोन वो हमारे लिए लायबिलिटी थी, पार्टनर ने लोन दिया हुआ था किसको, फर्म को। अब एक लोन टू पार्टनर लिखा हुआ है, लोन टू पार्टनर मतलब हमने पार्टनर को लोन दिया है, अब पार्टनर हमें पे करेगा। अगर लोन टू पार्टनर लिखा हुआ है तो ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाता, वो हमको पे करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग लिख लेंगे, जितने का भी लोन है 60,000 वो हमको पे करेगा 60,000, और लोन टू पार्टनर नाम की जो असेट होगी वो खत्म हो जाएगी, लोन टू पार्टनर। तो मैंने इसलिए बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ लोन लिखे रहता है वो तो हमने बेसिक एंट्री में ही बता दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, बट पार्टनर्स लोन वो ऐसे होता है। मैंने इतने सारे केस इसलिए बता दिए क्योंकि ये आते हैं, मोस्टली पूछे गए। आप 2018, 19, 20 पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखेगा पार्टनर्स लोन को पूछा जाता है, 50 का था 48 ही दिया, लोग रियलाइजेशन अकाउंट खोल देते हैं, पूरा का पूरा रियलाइजेशन में डाल देते हैं। या जिसको पता भी होता है कि यार पार्टनर्स लोन टू बैंक होता है, वो अगर कम ज्यादा देता है तो एंट्री नहीं कर पाते हैं, या वो अगर असेट ले गया तो एंट्री नहीं कर पाते हैं, या लोन टू पार्टनर को बहुत लोग रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये हमने सारा कुछ बता दिया, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, पार्टनर्स लोन हमेशा डेबिट होगा और क्रेडिट में होगा बैंक, डिफरेंस में लिख देंगे रियलाइजेशन। असेट ले जा रहा है तो पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन, और लोन टू पार्टनर है तो बैंक टू लोन टू पार्टनर। ये हमने बता दिया पूरी तरीके से लोन, पार्टनर्स लोन के ऊपर। ये पहला हमने बताया था बेसिक एंट्री, दूसरा हो गया हमारा टॉपिक, आप लिख लेंगे पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। दूसरा टॉपिक हो गया हमारा पार्टनर्स लोन, से नोट डाउन कर ले, फिर अगला टॉपिक बता। ओके, हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज को कर रहे हैं। इसमें एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन ही 2017 या 18 में किसी ना किसी टाइम पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे पूरी की पूरी 6 एंट्रीज आ गई थी। तो सारे फंडे जिसको कभी कभी सीबीएसई ऐसे ही करता है, एक ही फंडे के ऊपर सारी एंट्रीज पूछ लेता है,
मिक्स करके पूछे तो अच्छा है, जैसे लोन से ही रिलेटेड सारी एंट्री पूछ सकता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी एंट्री पूछ चुका है किसी ना किसी ईयर में, 17, 18, 19 कुछ पीछे प्रीवियस किसी ईयर में। तो मैं आपको सारे फंडे बता दे रहा हूं। अगर मिक्सर पूछेगा तो इनमें से कोई एक फंडा पूछेगा, अगर एक ही साथ पूरा पूछ लिया तो पूरा भी पूछ सकता है। तो कैसे होता है इसमें बच्चे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, मैं एक साथ ही सब इसलिए कर रहा हूं ताकि हमको पूरा पूरा ये क्लियर हो जाए। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है तुम्हारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को इस तरह से हम देख लेते हैं, इसकी दो कैटेगरी बना लेते हैं। बॉर्न मतलब किसकी जिम्मेदारी थी और पेड मतलब किसने पे किया। अगर मान लो जिम्मेदारी फर्म की थी और पे भी फर्म कर रही है, जैसे लिखे रहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने रुपए आए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 थे, इसका मतलब फर्म की जिम्मेदारी थी और फर्म ही पे कर रही है। जब भी फर्म की जिम्मेदारी रहेगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, फर्म की जिम्मेदारी रहेगी तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट होगा। और फर्म अगर पे करेगी तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक या कैश कुछ भी बोल दे। तो पहली एंट्री हम लोगों ने कर ली क्या, यहाँ पे कैसे लिख देता हूं मैं, पहली एंट्री हमने कर ली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जिम्मेदारी भी फर्म की थी, पे भी फर्म ने किया। जब भी जिम्मेदारी फर्म की रहेगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और पे करेगा फर्म तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा। दूसरी बार में हम ये बोल रहे हैं जिम्मेदारी फर्म की थी लेकिन पे किसी पार्टनर ने कर दिया, ये तो वही हो गया लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर का क्या एंट्री हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पे करना एक तरह की लायबिलिटी है। तो अगर जिम्मेदारी फर्म की थी लेकिन पे किसी पार्टनर ने कर दिया तो जिम्मेदारी फर्म की है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, यस। बट पे किसने किया, पार्टनर ने, तो कैश तो आएगा नहीं, पार्टनर का नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये वाला देखिए, जिम्मेदारी पार्टनर की थी, फर्म की नहीं थी, जिसकी जिम्मेदारी रहेगी वही डेबिट होगा, तो यहाँ पे पार्टनर डेबिट हो जाएगा। और पे किसने किया, फर्म ने पे किया, तो कैश क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। तो एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ रियलाइजेशन डेबिट नहीं हुआ। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, अगर ऐसा लिखा होगा कि फलाना पार्टनर को जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन पे फर्म ने कर दिया, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ही नहीं, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश उसकी एंट्री हो जाती है। एंट्री करने से हमारा फंडा क्लियर होता है, वो अकाउंट बनाने में भी आसानी होती है। अब ये चौथी तो बहुत ही खतरनाक एंट्री है कि पार्टनर की ही जिम्मेदारी थी और पार्टनर ने ही पे किया, तो भैया जिम्मेदारी पार्टनर की रहेगी तो पार्टनर डेबिट होगा, और पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर ही क्रेडिट होगा, तो पार्टनर ही डेबिट होगा और पार्टनर ही क्रेडिट होगा, इसमें कोई एंट्री ही नहीं होगी। बट यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, अगर लिखा है जिम्मेदारी एक पार्टनर की जिसका नाम था ए, लेकिन पे कर दिया किसी और पार्टनर ने जिसका नाम था बी, अब दोनों अलग अलग पार्टनर है, यहाँ सेम पार्टनर से तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन एक पार्टनर की जिम्मेदारी थी, पार्टनर बी ने उसे पे कर दिया, तो जिसकी जिम्मेदारी थी वो जाएगा डेबिट और जिसने पे किया वो जाएगा क्रेडिट। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सीधे सीधे ऐसा लिखा रहता है, पार्टनर वाज अपॉइंटेड फॉर बेयरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद रेम्युनरेशन ऑफ ₹15,000। एक अपॉइंट ही कर लिया गया किसी पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए, जो कि थे 15,000, बट एक्चुअल में खर्चा कितना आ गया उसके द्वारा जो दिया गया वो था 14,000। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ ही वाज अपॉइंटेड, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जितना उसको हमने दिया था, फर्म ने देने का वादा किया है, उस अमाउंट को लिखना है, जितना उसने एक्चुअली में पे किया उसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग 15,000 लिखेंगे, 14,000 से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये हमने आपको एंट्री बता दी इसकी, ये हमने एंट्री बता दी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कब क्या कैसे होगा, इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी है। पहली वाली इंपॉर्टेंट है, सबको बनती होगी, फर्म को ही पे करना था, फर्म ने ही बॉन्ड किया था, जिम्मेदारी भी उसे की थी, पे भी उसने की, रियलाइजेशन टू कैश। फर्म की जिम्मेदारी थी, पार्टनर ने पे कर दिया, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म ने पे किया लेकिन जिम्मेदारी पार्टनर की थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी आ सकता है। और ये लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पहला दूसरा तीसरा एंड लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अपॉइंट किया जाता है उसको अपॉइंट किया जाता है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पिछले बार आया था, एक सेट में आया था, वैसे ज्यादातर सेट में रियलाइजेशन अकाउंट ही आया था, बट एक सेट में जर्नल एंट्री भी आई थी, वो हम लोग करके देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वो क्वेश्चन बड़ा आसानी तरीके से। सो फाइनली इस लेक्चर में हम लेके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन 2024 में। वैसे मोस्ट जोन में 5 जोन या 6 जोन में पेपर होता है और अलग अलग जोन में थोड़े अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो एक जोन में आया था, ये बहुत कम जगह पे आया होगा शायद तक, और ये जर्नल एंट्री आई थी, बाकी सब जगह तो रियलाइजेशन अकाउंट आया था।
और इस बार भी शायद तक जर्नल एंट्री आने के पूरे चांसेस है, इस चैप्टर से तो पक्के चांसेस हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन आया था कि राधा और सुधा नाम के दो पार्टनर हैं, उनकी सारी एसेट एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है एक्सेप्ट कैश, ये लिखे रहता है, इसका मतलब आपको एसेट और लायबिलिटी को सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुके हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, उनका रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे 1:1। अब जो क्वेश्चन लिखे रहेगा, जैसा हमने बेसिक एंट्री आपको पढ़ाई, लोन से रिलेटेड पढ़ाया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पढ़ाया और डीप में पढ़ा दिया, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, देखिएगा आसानी से आपको बन जाएगा क्वेश्चन। मैं भी अभी तुरंत ही देखा हूं। सबसे पहले लिखा नीतीश एन ओल्ड कस्टमर whose account for ₹11,000 was written off। नीतीश एक कस्टमर था हमारा जिसका 11,000 बकाया था। इस अकाउंट वाज रिटन ऑफ, हमने उसे राइट ऑफ कर दिया, हमने उसे बैड डेट मान लिया, हमें लगा पैसा नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर हमने उसे बैड डेट मान लिया था। नाउ ही इज पेइंग 70% ऑफ द अमाउंट, तो 11,000 का 70% दे रहा है। आपको यहाँ पे बस ये देखना है पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी कोई एसेट रियलाइज्ड होगी, ये भी तो एक एसेट ही है, तो एसेट रियलाइज्ड होगी तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री कर देनी है, पहली वाली एंट्री जो हमने की थी। अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट 11,000 का 70% निकाल लेंगे। 11,000 का 70% क्या होता है भैया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7,700। तो ये था एसेट रियलाइज्ड। दूसरा लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो थे 40,000 के, वो 20% के डिस्काउंट पे सेटल्ड हो गए। देखिए डिस्काउंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जितना हमें पे करना है या जितना हमें मिल रहा है हम बस उस अमाउंट को लिख देंगे। लायबिलिटी को पे किया गया है, हमें एंट्री याद होगी, दूसरी एंट्री मैंने बताई थी लायबिलिटी को पे करने की, रियलाइजेशन टू बैंक, इसकी जस्ट अपोजिट, रियलाइजेशन टू बैंक या टू कैश, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो बैंक टू रियलाइजेशन एसेट मिलने की और लायबिलिटी को पे करने की, रियलाइजेशन टू बैंक। 40,000 का 20% घटा दोगे, 40,000 का 10% होता है 4,000, 20% होता है 8,000, घटा देंगे आ जाएगा 32,000। फिर लिखा हुआ आपका राधा टुक ओवर इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹23,000 एट ₹20,000। राधा एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट को उठा के ले जाती है, 23,000 का इन्वेस्टमेंट था लेकिन वो 20,000 में ले जाती है। जितने में ले जाती है बस उसी से लेना देना होता है, कितने का था इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये रियलाइजेशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, जितना मिल रहा है बस वो रख लो। पार्टनर ले गया है तो कैश तो मिल नहीं रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाता था, तो यहाँ हो जाएगा राधास कैपिटल टू रियलाइजेशन। अमाउंट लिख देंगे हम लोग, कितना अमाउंट लिख देंगे, जितने का वो ले गई है 20,000, सब कुछ उसी के अंदर है, कुछ भी अलग से नहीं आया हुआ है। ये था एसेट रियलाइज्ड, ये था लायबिलिटी पेड, ये था लायबिलिटी एसेट टुक ओवर बाय पार्टनर। बस आपको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज कहां पे है, इसलिए आपको 2-3 क्वेश्चन कर लेने चाहिए। फिर लिखा हुआ है पीएनएल शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹18,000। अब ये पीएनएल जनरल रिजर्व, इनकी एंट्री सेम वैसी होगी जैसे रिटायरमेंट में होती थी, वो हम वहीं पे बता चुके थे, हमने बोला था वो यहां तक काम आएगी, डिसोल्यूशन तक काम आ जाएगी। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, लॉस से पार्टनर क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो राधा डेबिट, सुधा डेबिट टू पीएनएल, 18,000 का पीएनएल था, दोनों बांट लेंगे बराबर बराबर होल्ड रेशियो में। इस चैप्टर में कुछ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जैसा कुछ नहीं है। तो देखो एक तो हमें रिटायरमेंट से एंट्री पढ़नी, वहां का फायदा हो गया। अब लिखा है सुधाज लोन अमाउंटिंग टू ₹15,000 वाज पेड। अभी तक सब कुछ बेसिक एंट्री से ही आ रहा था, एक रिटायरमेंट से आ गया, अब जाके आया लोन वाला, सुधाज लोन। ये पार्टनर का लोन है भाई, पार्टनर का लोन 15,000 का था, पे किया। ऐसा नहीं बोला कि 15,000 का था 20,000 पे किया, ऐसा कुछ नहीं, जितने का था उतने पे कर दिया। तो पार्टनर्स लोन के लिए मैंने बहुत लंबा चौड़ा बताया, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सुधाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 का है। अगर डिफरेंस अमाउंट आता तो रियलाइजेशन अकाउंट खुलता। फिर लिखा है मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख, उसको क्रेडिटर्स 85,000 में ले गए, लेकिन फुल सेटलमेंट भी लिखा हुआ है। मशीनरी एक असेट होती है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, असेट एंड लायबिलिटी आपस में एडजस्ट हो जा रहे हैं फुल सेटलमेंट में, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, बट आपको नो एंट्री लिखना
पड़ता है, अगर आप छोड़ दोगे तो लगेगा कि आपको आता ही नहीं था, तो आपको नो एंट्री लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमने बता दिया 2024 में जो बोर्ड में आया था क्वेश्चन। और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है जो हर साल आए हैं, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जर्नल एंट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के, सॉरी हाँ डिसोल्यूशन चैप्टर के। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप हमने सारी बेसिक एंट्रीज बता दी, इसके ऊपर आप क्वेश्चन आराम से कीजिए, प्रीवियस 3-4 साल में जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हमें इंकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।